हेलो गाइस। तो ये आपके सामने क्रोटोव के दो प्रॉब्लम्स लाया हूँ। अच्छे सवाल हैं। न्यूटन्स लॉ को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, क्रोटोव का भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। हर जगह से जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको जो है हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये सवाल पढ़ लीजिए, आपके सामने है। अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल रोप rests on a stationary wedge forming an angle alpha with the horizontal. One end of the rope is fixed to the wall at a point A. A small load is attached to the rope at point B. The wedge starts moving to the right with a constant acceleration A. ठीक है, फिगर दिखा देता हूँ आपको। फिगर आपके सामने, ये जो फिगर नंबर 7 है ये आपका फिगर है। तो ये बोला है ट्रायंगुलर वेड्ज जो है ना राइट साइड ए एक्सेलरेशन से चलने लगा, तो बॉल का जो है बॉब का ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होगा। ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये तुमसे पूछ दिया है। सिंपल सी बात है, जब x चलेगा राइट साइड ट्रायंगुलर वेड्ज तो उतना उसको धागे की ज़रूरत होगी, है कि नहीं। तो x अगर वो आगे जाएगा तो बॉब भी जो है x ऊपर खींच जाएगा, है कि नहीं। मतलब कि अगर a एक्सेलरेशन है वेड्ज का इन द ग्राउंड फ्रेम, तो वेड्ज के फ्रेम में बॉब का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी a होगा, अपवर्ड द प्लेन, तो वो तो वेड्ज के फ्रेम में होगा। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, फ्रेम का जोड़ देते हैं, है ना। रिलेटिव मोशन याद करिए आप। तो सिंपली वेक्टोरियली हमें क्या करना है, फ्रेम का वेड्ज का एक्सेलरेशन और वेड्ज के फ्रेम में जो बॉब का एक्सेलरेशन है उसको वेक्टोरियली ऐड कर देना है। उसको क्या करना है, वेक्टोरियली ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ए ऑफ द लोड, बॉब को लोड बोला है, ए ऑफ द लोड विथ रेस्पेक्ट टू वेड्ज इज इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ द लोड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए ऑफ द वेड्ज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑफ द लोड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ए ऑफ द लोड विथ रेस्पेक्ट टू वेड्ज प्लस ए ऑफ द वेड्ज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं, ऐड हो जाएगा वो। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी एंटिटी अगर आपके किसी फ्रेम में दिया हुआ है तो ग्राउंड के फ्रेम में निकालने के लिए आप फ्रेम का जो है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फ्रेम का एक्सेलरेशन आप जोड़ देते हो। सिंपल, आपको ये याद रखना है। कैसे आया ये भी बता दिया मैंने, रिलेटिव मोशन से। तो सिंपली आपको ए वेक्टर और ए वेक्टर को जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है ना। ए ऑफ लोड विथ रेस्पेक्ट टू वेड्ज वो कितना है, ए अपवर्ड द प्लेन है, अपवर्ड द स्लोप, प्लस क्या करना है, ए वेड्ज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो क्या है, राइट साइड है, तो आपको जोड़ देना है। तो देखिए एंगल निकाल लीजिए दोनों एक्सेलरेशन के बीच कितना होगा, अल्फा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्फा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो दोनों के बीच में 180 माइनस अल्फा। पैरेललोग्राम रूल एडिशन लगा दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 180 माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस कॉस 180 माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर कॉस अल्फा हो जाएगा, इस तरीके से, है कि नहीं। 2a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए आपकी, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी फिजिक्स जो है अच्छी होगी। तो 2a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो तुम, हाफ एंगल थ्योरम से। कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखोगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। पूरे में रूट चढ़ा हुआ है, रूट को रूट से बाहर निकालोगे तो 2a साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है नेट रिजल्टेंट निकाल लिया आपने, तो आपके सामने आंसर आ गया, 2a साइन अल्फा बाई 2 इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द लोड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। किससे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अगर तुम्हें पूछ दिया एक्सेलरेशन ऑफ द लोड विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स क्या होगा, तो क्या बोलोगे? ए अपवर्ड द स्लोप, ए अपवर्ड द स्लोप। ठीक है, कंस्ट्रेंट से हमने देख लिया जितना वेट्स आगे जाएगा एक्स उतना ही धागा उसको चाहिए होगा, तो वो कहाँ से मिलेगा उसको? वो लोड के एक्स ऊपर जाने से मिलेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से सवाल जो है हल हो गया। देखो फिजिक्स में जो है ना बेसिक रीजनिंग की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा टफ नहीं है एज सच कि लाइक रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। जो है आप अगर आप स्ट्रेट सोचोगे, अच्छे से सोचोगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा, तो बिल्कुल ही आसान लगेगा सब कुछ। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग पे ऑलरेडी कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे एक सेशन बना के रखा है मैंने, तो वहाँ पे आप उसको जाके अच्छे से देख सकते हैं। और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्रोटोव का ये सवाल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो M4 से स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसको काट दिया जाएगा, तो काटने के बाद क्या एक्सेलरेशन होगा चारों लोड का, ये पूछ दिया आपसे। तो ऐसे सवाल को करने से पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन निकालते हैं कि इनिशियली स्प्रिंग में कितना खिंचाव था। क्योंकि स्प्रिंग क्या बताया था मैंने, लेजी है, इनर्शियाटिक है, तो कटने के बाद भी उसको पता नहीं चलेगा कि कट चुका है मेरे नीचे वाला थ्रेड या मेरा ऊपर वाला थ्रेड। समझ आ रहा है कि नहीं? स्प्रिंग एक लेज़ी आदमी है। अब अगर आपके भेजे में ये घुस गया तो बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ऐसे सवाल में। तो देखिए क्या करना है, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। M4 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, M4G नीचे, टेंशन भी नीचे धागे में मान लो T, और KX1 ऊपर मान लो, है कि नहीं? तो टेंशन ऑलवेज पुल्स, टेंशन हमेशा खींच सकता है, दबा नहीं सकता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है स्ट्रेस्ड, स्प्रिंग जो है स्ट्रेस्ड कंडीशन में होगा, जो X1 जिसमें एक्सटेंशन आया है। उसके बाद M3 का मान लो, अच्छा जिसमें X1 एक्सटेंशन आया है वो क्या कंप्रेस स्टेट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्रेस होगा तो फिर वो धागा जो है क्या हो जाएगा, धागा वो स्लैक हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्लैक नहीं होना है, टेंशन रहेगा। कौन से धागे की बात कर रहा हूँ? जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, अब तो आपको आसान होगा, इतने सारे प्रॉब्लम कर लिए हमने। और सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए यहाँ पे। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ, T1 ऊपर आ गया, T1 M1G नीचे आ जाएगा, KX2 नीचे आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू KX2 प्लस M1G आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ से M2 का बनाएंगे, तो M2G ऊपर KX2 आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो KX2 की वैल्यू आ गई। अब बैक ट्रैक कर लेंगे, जो है KX2 की वैल्यू जहाँ जहाँ पे उसको रख देंगे, तो T1 की वैल्यू आ गई M2G प्लस M1G। और लॉजिकली तुम ऐसे भी बता सकते थे कि T1 M1 प्लस M2 इंटू जी ही आएगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है इंटरनल फोर्स हो गया, M1 M2 को साथ में एक ब्लॉक की तरह देख लो, है कि नहीं? तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट वेट बराबर होना चाहिए टेंशन के। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या क्या आ गया, देखो KX2, उस तरीके से जो है आपका T1 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ जाएगी तो KX1 की वैल्यू मिल जाएगा तुम्हारे पास। देखो T1 क्या था यहाँ पे, M3G प्लस KX1, T1 की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा देखो, M1G प्लस M2G इज इक्वल टू M3G होगा यहाँ पे। तो देखो KX1 की वैल्यू कितनी आ गई, M1G प्लस M2G माइनस ऑफ M3G आएगा, माइनस ऑफ M3G, ऊपर M2G नहीं होगा, उसको करेक्ट कर देता हूँ अभी। M3G होगा ये, तो ये यहाँ पे M3G आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। साथ में सॉल्व करिए तो ज़्यादा फील आएगी, ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। KX1 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, सारे देखो स्प्रिंग काटने से पहले, स्ट्रिंग काटने से पहले सारे एक्सटेंशंस पता कर लिए, स्ट्रिंग काटने से पहले सारे एक्सटेंशंस पता कर लिए। ठीक है, अब जो है स्ट्रिंग कटेगा, बार बार स्प्रिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग कटेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग को तो पता नहीं चलेगा, वो आलसी आदमी है।
तो यहाँ से जो देखिए यहाँ पे ये M1 है, ये M2 है, दोबारा फिगर बनाएंगे यहाँ पे आपके पास। लंबा सवाल है, क्रोटोव का सवाल है, सारे सवाल कुछ इसी टाइप के होते हैं, आगे भी सवाल आते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करो। सीरियस स्टडी है इस चैनल पे, बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए स्ट्रिंग कट गया, स्ट्रिंग कट गया तो KX1 ही रहेगा, KX2 ही रहेगा, बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सवाल बेस्ड है और बाकी कुछ है नहीं सवाल में। KX2 रहेगा, टेंशन चेंज हो जाएगा, जो ऊपर T1 था वो T' हो जाएगा या उसको कुछ और मान लेंगे। M4 देखो, M4 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखो टेंशन जो है KX1 को बैलेंस कर रहा था पहले M4G के साथ मिलके, अब नहीं है तो KX1 को खींच लेगा, M4G पे डोमिनेट कर जाएगा। तो KX माइनस, अब अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो KX1 माइनस M4G, KX1 माइनस ऑफ M4G, KX1 माइनस ऑफ M4G इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू जो है तुम्हारा KX1 की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ से M1G प्लस M2G माइनस ऑफ M3G माइनस ऑफ M4G। ठीक है, तो आ गया तुम्हारा नेट फोर्स आ गया तुम्हारा M4 पे। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मास से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। M1G, M1 प्लस M2G कॉमन ले लो, माइनस M3 माइनस M4 बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा M4 बाई M4। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, A4 आ गया। उसके बाद M2 का देख लेते हैं, तो M2 पे देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, KX2 ऊपर लग रहा था पहले भी और नीचे M2G लग रहा था, पहले भी दोनों बराबर थे, अब भी बराबर। तो M2 का तो एक्सेलरेशन यहाँ खटाक से 0 आ गया। देखिए KX2 चेंज हुआ नहीं, M2G भी चेंज नहीं हुआ, दोनों पहले से भी बराबर थे। तो एक्सेलरेशन ऑफ M2 कितना आ गया, देखो ऊपर भी यही आया था, KX2 इज इक्वल टू M2G। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया तुम्हारे पास, 0। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। अब देखिए यहाँ से M1 और M3 का देखते हैं, तो एक टेंशन मानना पड़ेगा मुझे। तो एक KX1 तो नीचे लगेगा, M3G नीचे लगेगा, ये दोनों चेंज नहीं हुआ, ऊपर एक टेंशन मान लेते हैं, है कि नहीं, कि T आ गया होगा, पहले T1 था अब T हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है नीचे खींच रहा होगा, M3G प्लस KX1 डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। तो M3G प्लस KX1 मान लेते हैं कि डोमिनेट कर रहा है, तो नीचे आ रहा है। M3G प्लस KX1 माइनस T इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, M3 इंटू A, है ना। अब यही एक्सेलरेशन M1 का भी होगा, क्योंकि वो थ्रेड से कनेक्टेड है और थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना M3 नीचे आएगा उतना ही M1 ऊपर जाएगा। तो इसी को यूज़ करते हुए, आ रहा है कि नहीं समझ में, मैं एकदम बेसिक से सारा सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो पूरा क्रोटोव सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे अच्छे से, यूरोडोव। ठीक है, और भी जो भी तुम्हारा मटेरियल है उसको भेज भेज दो, तुम उसको सॉल्व कर देंगे खटाक से, और क्या। तो यहाँ से देख KX1 की वैल्यू डाल दो, KX1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, M1G प्लस M2G माइनस M3G। ठीक है, तो यहाँ से जो है KX1 को रिप्लेस कर दिया और टेंशन आ गया, क्या क्या कट गया देखो, M3G, तो बचा क्या, M1G प्लस M2G माइनस T इज इक्वल टू M3A, माइनस T इज इक्वल टू M3A। ठीक है, अब यहाँ पे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, तो टेंशन ऊपर लगेगा, वही टेंशन घूम के आएगा, फ्रिक्शन है नहीं, पुली जो है स्मूथ है, तो टेंशन ऊपर लगेगा। अब ये जो है ऊपर खींचेगा, टेंशन डोमिनेट करेगा, उसमें जो है नीचे जा रहा था, M3 नीचे जा रहा था, तो M1 ऊपर आएगा उसी एक्सेलरेशन से, है ना। कंस्ट्रेंट ध्यान रखिए, कंस्ट्रेंट समझ आता है तो फिर देयर इज़ नो लाइक ऑब्स्टिकल और हर्डल दैट कैन ट्रबल यू। ऑलराइट, तो ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर आएगा। ठीक है,
इनएक्सटेंसिबल है। अजम्पशन सारे आपको ध्यान में रहने चाहिए। क्या अजम्पशन है? रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन अज्यूम करके हम जो है एक आइडियल आंसर निकालते हैं, उसी के आसपास जो रियल है, रियल का आंसर आता है। तो थोड़ा सा एरर होता है, तो वो सब जो है ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पे देखो टेंशन इसमें भी आ गया, तो टेंशन माइनस एम वन जी माइनस के एक्स टू इज इक्वल टू एम टू जी था, तो के एक्स टू के जगह पर रख देंगे हम माइनस एम टू जी रख देंगे, एम टू जी रख देंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पे के एक्स टू इज इक्वल टू एम टू जी है, तो 3 बार यूज हो चुका है ये इसको मिला के। ऑलराइट, तो यहाँ से अब देखो दो टेंशन का इक्वेशन आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, एम वन है ना। अब दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे सेपरेट लिख लो, इज इक्वल टू एम वन है। तो एक ये इक्वेशन आ गई, एक ऊपर वाले इक्वेशन आ गई, दोनों को जोड़ देते हैं। देखो टेंशन टेंशन कट जाएगा दोनों से, एक एम थ्री को यूज़ करके आया, एक एम वन को यूज़ करके आया, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो टेंशन टेंशन देखो कट रहा है, और क्या क्या कट रहा है देखिए यहाँ एम वन जी प्लस एम टू जी आया, माइनस ऑफ एम वन जी माइनस ऑफ एम टू जी माइनस ऑफ एम इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वन ए आ गया। ऑलराइट, तो एम वन ए आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है एम टू जी सब तो खटाक खटाक उड़ गया, तो बेसिकली एक्सेलेरेशन ज़ीरो आ गया। वाह, मतलब कि एक्सेलेरेशन एम थ्री का भी ज़ीरो आ गया और एम वन का भी ज़ीरो आ गया, और किसका आया था, एम टू का भी ज़ीरो आ गया था एक्सेलेरेशन। मतलब कि स्ट्रिंग कटने के बाद एम वन एम टू और एम थ्री ग्राउंड के फ्रेम से, ध्यान रखिए पर्सपेक्टिव ध्यान रखिए कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे है, ग्राउंड है, ग्राउंड से देख रहे हो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एम वन एम टू एम थ्री वो क्या है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है। और एम फोर का एक्सेलरेशन कितना है, देखो लिख दिया, एम फोर का एक्सेलरेशन कितना आ गया था, वो ऊपर की तरफ आएगा, है कि नहीं, क्योंकि एम फोर जी को सपोर्ट करने वाला टेंशन था धागे में, और टेंशन कट चुका है, तो जो है अब स्प्रिंग जो है वो खींच लेगा ऊपर, के एक्स वन डोमिनेट कर जाएगा एम फोर जी से। तो उसके हिसाब से ए फोर आ गया था कितना, एम वन प्लस एम टू माइनस एम थ्री माइनस एम फोर इंटू जी बाई एम फोर। तो दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एम फोर इज गोइंग अप